तो सीन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम देखते हैं विक्टर कैरेज में जा रहा है किसी से मिलने के लिए। तभी उसका सेक्रेटरी इससे सवाल पूछता है, क्या आपको लगता है डचेस मरीना और साथ-साथ में जर्नलिस्ट, उनका साथ में आपका मिलना सही होगा? तब विक्टर बोलता है कि चलेगा, वैसे भी मैं हमेशा ऐसे ही करता आया हूँ। तब उसका सेक्रेटरी बोलता है कि ये पहली बार है जब आपने किसी जो मीडिया सोर्स है उसका यूज़ करने का सोचा, आप ऐसा हमेशा करते नहीं हैं। तब वो बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और वो जिस न्यूज़पेपर को जो रॉयल फैमिली है और जो प्रेस रिपोर्टर्स, वो सारे मुझे एक ऐसे बच्चे के तौर पर देख रहे हैं जिसने उन्हें शर्मिंदा किया हो। और उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर है, जो पढ़ रहा है वो, उसमें भी वही लिखा हुआ है और वही छापा गया है। खबर छपी है, विलियम वेक्टर टेम्पलेट, इसने अपनी माँ है, उन्हें छोड़ दिया और उन्हें एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ नन और सिस्टर्स रहते हैं जो अपना जीवन है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। वो बोलता है कि मुझे ग वो बोलता है कि मुझे गैर ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, वो भी सिर्फ़ स्कारलेट की वज़ह से। तो हम देखते हैं कि ऑस्लिन मॉनेस्ट्री यानी कि जहाँ पर नन्स और सिस्टर्स रहते हैं, वहाँ पर जो विक्टर है वो आ चुका है। और ये रही उसकी मॉम, जो बैठी हुई हैं वहाँ पर ऑस्लिन में। वो अपनी मॉम को बुलाता है, मदर। तो उसकी मॉम बोलती है, विक्टर, तुम आ गए मेरे बच्चे। विक्टर उनके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया साथ में। वो उन्हें फूलों का गुलदस्ता पकड़ाता है और बोलता है, लीजिए। तो वो बोलती है, शुक्रिया मेरे बच्चे। वो उन्हें बताता है कि कुछ जर्नलिस्ट आए हैं, यानी कि वो कुछ स्टोरी कवर करने वाले हैं। तब उसकी मॉम बोलती है, अच्छी बात है, उनका ख़्याल रखना। वो लोग उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। वो उनसे वो उनसे कहता है, जो मेरे जगह पर इंटरव्यू देंगे, मैं उनके हाथ में ये सब सौंपता हूँ, अभी से। विक्टर और उसकी मॉम चाय पर बैठे हुए हैं। उसकी मॉम पूछती है, तुम कैसे हो? और तुम्हारी पत्नी, वो कैसा कर रही है? वो इससे पूछती है कि क्या तुम्हारी पत्नी आज भी तुम्हें उतना ही चाहती है? तब वो बोलता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा ही, इसलिए। वो यही बोलकर रुक जाता है। उसकी मॉम पूछती है, बारिश हो रही है, क्या रोड्स स्लिपरी थी थोड़ी? वो बोलता है, नहीं, उतनी नहीं थी। उसकी मॉम बोलती है, ओह हाँ, क्या तुमसे मैंने कभी ये बात की कि तुम्हारे बचपन की स्लाइड मैंने कभी तुम्हें दिखाई है? तब वो बोलता है कि नहीं, ये पहली बार है जब मैंने उसके बारे में सुना। वो यहाँ पर बोलने लगती है उसकी मॉम की, मैं जब भी अपनी मॉम को याद करती हूँ, तो मैं इन्हें बहुत मिस करती हूँ। और वो सोने का जो स्लाइड था उनका, और जो सोने से ज़्यादा कीमती हीरो से बना जो क्रैडल था, यानी कि पालना। वो बोलती हैं कि वो यादें हैं, जो मैंने अपनी आँखों से नहीं देखी कभी, मगर वो मेरे आज भी मेरे सामने वैसी की वैसी ही हैं। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? वो सब छोड़कर वो चाय की प्याली को नीचे फेंक देती है ज़मीन पर और फूलों को नोचने लगती है, जो बुके उसने दिया था। वो विक्टर का गला पकड़ लेती हैं और बोलती है कि अगर तुम नहीं अगर तुम नहीं होते, बस तुम पैदा नहीं हुए होते, तो कितना अच्छा होता। वो उसका गला दबाने लगती है ज़ोर से। वो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से। यहाँ पर विक्टर सोचता है, सच कहा मॉम, कितना अच्छा होता ना अगर मैं अगर आता ही नहीं इस दुनिया में। मेरे जन्म ने आपसे सब कुछ ले लिया जिससे आप प्यार करती थीं, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वो आपको वापस दे सकूँ, जो आप खो चुकी हैं। मैंने सच में बहुत कोशिश की, अपना 100% दिया। तभी विक्टर के चेहरे पर और गर्दन पर खून के छींटे उड़ने लगते हैं। ज़मीन पर खून पड़ा हुआ है, सब कुछ धुंधला-सा हो रहा है और वो बोलता है, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी मॉम के हाथों में खून लगा हुआ है। वो अब बोल रही हैं, ओह विक्टर, तुम्हें ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? तुम सिर्फ़ अकेले ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और वो अपना हाथ विक्टर की तरफ आगे बढ़ाती हैं। तुम एक दिन मुझे रॉयल पैलेस में लेकर जाओगे ना? सच में लेकर जाओगे ना? सही कह रही हूँ ना मैं? तो विक्टर बोलता है, ऑफ़ कोर्स,
मैं आपको एक दिन लेकर जाऊँगा पैलेस में। तो यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर पूछता है, "क्या आपकी चोट सही है?" तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्टर के गले पर निशान आ चुका है, उसकी मॉम ने उसे तकलीफ़ पहुँचाई। वो बोलता है, "ये कुछ नहीं है, मुझे लगता है इंटरव्यू अच्छे गया।" तो वो बोलता है उसका सेक्रेटरी, "हाँ, बस उनके पास बहुत सारे सवाल थे और जैसे ही उन्होंने आपके कपड़ों पर खून देखा, उनके क्वेश्चंस सवाल कुछ ज़्यादा ही आने लगे।" वो बोलता है, "आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।" तब विक्टर बोलता है कि ये ठीक है, मैं बस जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे ये लगता है कि कितना शांत है ये जगह कितनी शांत है। स्कारलेट, जिसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, उसने मेरा सब कुछ ले लिया और अब वो शांति से रहेगी ऐसी जगह पर, वो ये सब सोचने लगता है। और वो पूछता है अपने सेक्रेटरी से सवाल, क्या सच में पाप का पश्चाताप जो है, वो ऐसी अच्छी आरामदायक जगह पर हो सकता है? वो बोलता है मन में कि स्कारलेट, मुझे नहीं पता सभी लोगों में से कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। आखिर यहाँ पर हमारी स्कारलेट जो बैठकर लेटर लिख रही है और लिख रही है उसमें, विक्टर, 70 दिन हो चुके हैं, बस 30 दिन और, फिर मैं तुमसे मिल पाऊंगी। क्या तुम्हें वो खत मिले जो मैंने हर हफ्ते तुम्हें भेजे हैं? मैं तुमसे कोई जवाब नहीं चाहती, बस मैं ये सोच रही कि तुम क्या उन्हें पढ़ रहे हो। मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है। वो खांसने लगती है और उसके हाथों में खून आ जाता है। वो सोचती है, मैं तो तुम्हें रोज़ याद कर रही हूँ और तुम। तो हम देखते हैं यहाँ पर फादर जो है वो अपने कमरे में बैठकर ग्रिगोरी नाम के एक शख्स से बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है ये सैलेंटर का जो बुखार होता है, जो श्राप मिला है, वो उसका ही असर है। ये जानलेवा हो सकता है। तो वो यहाँ पर गिर चुकी है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। तब वो प्रीस्ट पूछता है कि क्या हम लेडी को वापस से मैंशन में भेज दें? वो बोलता है, बच्ची, चलो वापस चलते हैं विला में। वो चौंक कर उठ जाती है और बोलती है, फादर आप? वो बोलता है, क्या कॉन्वेंट की ज़िंदगी सच में तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल थी? तुम्हें ज़मीन पर सोना पड़ा, जो कि पत्थरों से भरे थे। तुम्हारे पास बेड नहीं था और हर रोज़ तुम्हें वो जो तुमने पाप किया उसे दोहराना पड़ा और तुम्हें पश्चाताप करना था, पर मुझे नहीं पता था तुम बीमार हो जाओगी। वो उसे कुछ तो पकड़ाता है और बोलता है, ले लो ये। वो उसे बोलता है, ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कुछ सब कुछ छुपाने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी को नहीं बताने का। वो बोलता है कि तुमने जो कुछ भी सहा है इसमें, वादा करो तुम किसी को भी नहीं बताओगी, विक्टर को भी नहीं। वो गुस्से से पागल हो जाएगा। फिर वो उसे इमोशनली तौर पर झांसे में लेना चाहता है। वो बोलता है, तुम एक बाप और बेटे के बीच में तो नहीं आना चाहोगी ना? सही कहा ना, तुम ऐसी नहीं हो ना? और उल्टा, अगर तुम ये ना साइन कर दोगी ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा और उस पैसों से ना तुम अपने भाई का इलाज कराने के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ले सकती हो। यानी कि वो सब तरह से उसे कन्विंस करना चाहता है यहाँ पर। वो बोलती वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें ऑफ़र पसंद नहीं आया? मुझे लगा तुम्हारे को पैसे की ज़रूरत थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यही दे दूँ। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ तुम्हें। उसकी आँखों में आँसू आने लगते हैं स्कारलेट के। वो रोती फादर को कि शायद उसे गुस्सा कभी आएगा ही नहीं, यानी कि विक्टर की बात कर रही है। और वो डॉक्यूमेंट साइन कर देती है वो। और यहाँ पर वो सोचती है, जब से मैं पहली बार मिली थी विक्टर से, ऐसा लगता था वो एक ऐसा इंसान है जिसके सारे इमोशंस, जैसे कि हँसना हो या रोना, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। पर वो सब ठीक था, क्योंकि मैं उससे वैसे ही प्यार करती थी जैसा वो था। फिर वो उस बात को याद करने लगती है, जब उसने कहा कि कॉन्वेंट जाओ। और जब वो माफ़ी माँगती है विक्टर से, तो वो बोलता है कि खुद से डिसाइड कर लो कि कब तक तुम्हें वहाँ पर रहना चाहिए। वो सोचती है कि मैं हमेशा से सोचती आ रही हूँ कि जो भी मैं प्यार तुम्हें दे रही हूँ,
क्या तुम तक कभी पहुँचा भी है? एक बार भी? और अगर समझो पहुँचा भी, पर ये कैसा प्यार है तुम्हारा जहाँ पर तुम्हें मुझ पर शक हो जाए और तुम सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया? क्या कभी तुम्हें थोड़ा-सा भी पछतावा हुआ जब तुमने मुझे कॉन्वेंट भेज दिया? और अगर कभी तुमने मेरा खत पढ़ा भी, तो तुम्हें नहीं लगा कभी तुम जवाब दे दो उसका? जब मैं इतने दिनों तक बीमार थी, ये सारी जो बातें वो मेरे दिमाग में घर करती जा रही हैं। क्या जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? और मैं कैसे तुम्हारे से प्यार कर सकती हूँ? मैं कितनी घटिया इंसान हूँ ना, सच कहा ना? इस बार मैं तुम्हें जाने दूँगी विक्टर। और वो फ़ादर से बात करने लगती है वापस। वो बोलती है, ये पेपर्स और साथ में डिवोर्स के पेपर्स, दोनों साथ ही भेज दीजिए। 3 हफ्ते बाद नई सुबह हुई है। डैम्पलेट विला, जहाँ पर अभी स्कारलेट बैठी है और कुछ काम कर रही है, तभी एक आदमी आता है और बोलता है, मैडम क्या आप ये रिसीट चेक कर लेंगी? तो वो बोलती है, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। वो बोलता है कि मैडम क्या आपको अभी भी बुखार है? नहीं है ना? वो फैल सकता है। और ये कोई और नहीं, एंड्री हैमिल्टन है, जो कि एस्टेट मैनेजर है, यानी कि जो प्रॉपर्टी मैनेजर होता है, वो है विक्टर का। तब वो बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो वो बोलता है ओके। और वो पूछता है घड़ी को देखकर, क्या आपने ठीक किया? तो वो बोलती है हाँ, मैंने ठीक किया है, बस मुझे अभी सही से लगाना है इसे। और वो उसे अपना डॉक्यूमेंट देने लगता है। क्या ये वही नहीं है जो वहाँ पर लगी थी? मुझे तो उस लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर काम करते हैं, कि जो मास्टर क्राफ्टमैन था, यानी कि जो ऊँचे ओहदे पर जो घड़ी सही करने वाला था, उससे भी ये घड़ी ठीक नहीं हुई। तो वो बोलती है हाँ, इसलिए मैं एक बार इसे करके देखना चाहती थी। तो वो बोलता है अच्छा। वो रिसीट चेक कर लेती है और बोलती है कि मैंने रिसीट चेक कर ली है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और मेरे पति के जन्मदिन के लिए क्या तुम मेरे लिए कुछ रोज़ेज़ बुक कर सकते हो? सब अलग-अलग कलर के। तब वो चौंक जाता है और बोलता है कि मैडम लेकिन हमेशा तो आप चूज़ करती थी ना उन्हें। तो वो बोलती है कि मैं इस बार सोच रही हूँ उसे डिवोर्स देने का। तो वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि एंड्रे तुम बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है पत्थर दिल हो। मैंने तुमसे ये रिएक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब एंड्रे बोलता है कि ये तो तुम जो सब जानते वही बोल रही हो। मुझे मालूम है पत्थर दिल हो, इसीलिए तो मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तब वो और हँसने लगती है। जब वो हँसने लगती है तो वो बोलता है कि ये मुझे नहीं लगता कोई जोक था। वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए एंड्रे। तो वो बोलता है हाँ बोलिए मैडम। वो बोलती है कि मैं जो 7th स्ट्रीट है, वहाँ पर अपनी घड़ी की दुकान चालू करना चाहती हूँ। मगर मुझे एक बिज़नेस चलाने के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या तुम मेरे साथ में उस दुकान में काम कर सकते हो? तब वो बोलने लगता है, ओह! अच्छा, तो अब आप चाहती हैं कि मुझ जैसे जो रईसदार लोगों की चीज़ें सँभालते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सँभालते हैं, वो आपकी दुकान को सँभाले? और किसी एक जन के काम के लिए मुझे नहीं लगता मेरी ज़रूरत होगी। तब वो हँसने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा हाँ, ये थोड़ा बेकार आइडिया था। फिर वो बोलता है, ठीक है, चलो करते हैं। वो चौंक जाती है। वो बोलता है कि आपने वो घड़ी सही कर दी, जो दूसरा कोई नहीं कर पाया। आप मुझे उस शॉप का एड्रेस दे दीजिए, मैं अपनी जो सारी ज़रूरत का सामान है आपके लिए, वो भेज दूँगा। तो वो देने लगती है उसे। तब वो बोलता है ठीक है, और मुझे बता दीजिएगा कोई और आपको सामान भिजवाना हो तो बॉस। अब मैं चलता हूँ और वो चले जाता है वहाँ से। वो सोचती है अभी क्या हुआ मेरे साथ? उसने मुझे बॉस कहा, ऐसे ही? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बारिश हो रही है ज़ोरों से। उसकी मेड पूछती है, मैडम आज आप अपने घर पर जा रही हैं ना? मगर आप कल मास्टर से मिलोगी। तो वो बोलती है हाँ, सही कहा। वो बोलती है कि आप ज़रूर ही एक्साइटेड होंगी। तो वो कुछ समझ नहीं पाती वो क्या बोले।
और कुछ सोचकर बोलती है, हाँ, मैं हूँ। उसकी नौकरानी बोलती है, ये सब छोड़िए, आपके हाथ का जो ज़ख्म है, वो अब तक भरा नहीं है। तब वो मुस्कुराकर बोलती है, ये सब ठीक है, मैं उसे घड़ी से छुपा दूँगी। तब उसकी जो नौकरानी है वो बोलती है कि मगर फिर भी इतनी नाज़ुक सी त्वचा पर ये चोट आपको लगी कैसे? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। वो अपने हाथ को देखकर बोलती है कि वैसे मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये जो चोट है वो उसे हथकड़ी लगाने पर लगी थी जब उस ऑफिसर ने लगाई थी। वो सोचती है उसे देखकर जब भी मैं इस चोट की तरफ देखती हूँ, मेरा दिल डूबता चला जाता है। मुझे डर लगता है कि उस जब मैंने अपनी पूरी याददाश्त खो दी थी, मैंने क्या-क्या घटिया चीज़ें की।